हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीरीज़ एक्सप्लेन, जहां आपको नेटफ्लिक्स की मोस्ट ऑफ द सीरीज़ के एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप चाहते हैं कि जब भी मैं वीडियो डालूं और आपको पता चल जाए तो बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी। तो हम बात कर रहे थे अमेरिकन पॉलिश फैंटेसी सीरीज़ द विचर के बारे में, एंड आई होप आपको इसकी फर्स्ट वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, द विचर सीरीज़ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। खैर, और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपने एपिसोड 2 की तरफ, जो है 4 मार्क्स। अब यहाँ एपिसोड का नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो कैसे, ये हमें आगे पता चलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो ये एपिसोड एक अलग साल में शुरू होता है, विच इज़ 1206, जहां हमें सीरीज़ का थर्ड मेन कैरेक्टर येनिफर की स्टोरी बताई जाती है। नाउ कीप इन माइंड कि यहाँ येनिफर की कहानी गेरल्ट से भी पहले की है, यानी येनिफर की टाइमलाइन 1206 की है, गेरल्ट की 1231 और सीरी की टाइमलाइन 1263 की है। सो नाउ आई होप आप टाइमलाइंस को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और सीरीज़ में हमें तीनों की कहानी अलग अलग टाइमलाइंस में ही दिखाई गई है। अब इन तीनों कैरेक्टर्स और उनकी टाइमलाइंस में क्या कनेक्शन है, वो तो हमें धीरे धीरे पता ही चलता रहेगा। खैर, एज आई सेड, एपिसोड शुरू होता है 1206 के एक वेंगरबर्ग नाम के शहर से, जहाँ येनिफर रहती थी। येनिफर फिजिकली डिसेबल्ड थी, यानी उसकी रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई थी और उसका फेस भी थोड़ा सा मुड़ा हुआ था। हम देखते हैं कि येनिफर छुपकर एक कपल को रोमांस करते देख रही थी, जहां वो कपल येनिफर को देख लेते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। तभी येनिफर वहां से टेलीपोर्ट होकर किसी दूसरी जगह पहुंच जाती है, और हम समझ पाते हैं कि येनिफर के पास जादुई शक्तियां हैं। और इसी इंसिडेंट से येनिफर को भी ये बात पता चलती है। हम ये जान पाते हैं कि येनिफर जादू की मदद से एरेटूजा नाम की जगह पर पहुंच गई थी, जो एक तरीके का स्कूल है जहां पर जादू सिखाया जाता है। यहाँ येनिफर एस्ट्रेड नाम के एक इंसान से मिलती है, जो खुद एक जादूगर है। एस्ट्रेड येनिफर को ये समझाता है कि वो जादू के जरिए एक पोर्टल बनाकर एरेटूजा आ गई है, और पोर्टल बना के उसने एक तरीके का रास्ता बना दिया है जिसे ट्रेस किया जा सकता है। एस्ट्रेड येनिफर से बताता है कि वो तुम्हें ढूंढने आएगी। अब यहाँ वो से उसका मतलब है टिस्सेया डिवरीज से, जो उस जादुई स्कूल की इंचार्ज है। अब यहाँ टिस्सेया येनिफर को ढूंढने क्यों आएगी, वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। खैर, एस्ट्रेड येनिफर के लिए एक पोर्टल बनाता है जिसे ट्रेस नहीं किया जा सकता था, और येनिफर उस पोर्टल से अपने घर वापस चली जाती है। बट एनी हाउ टिस्सेया येनिफर को ट्रेस कर उसके घर पहुँच जाती है। टिस्सेया येनिफर के फादर से पहले तो पिग्स का रेट पूछती है, जिनका रेट 10 मार्क्स होता है। फिर टिस्सेया येनिफर की कीमत पूछती है, तो उसका फादर उसे 6 मार्क्स का बताता है। इसी मोल भाव के बाद टिस्सेया येनिफर को 4 मार्क्स में खरीद लेती है। अब यहाँ हमें ये दिखाया गया है कि येनिफर का फादर उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद करता था, एंड ऑल्सो ही वॉज हर स्टेप डैड, और इसीलिए उसने येनिफर को पिग से भी सस्ता बेच दिया। दो येनिफर की माँ इन सबको रोकने की कोशिश करती है, बट शी डिड नॉट सक्सीड। येनिफर को खरीदने के बाद टिस्सेया उसे वापस एरेटूजा ले आती है, जहां येनिफर के कोऑपरेट ना करने की वजह से वो उसे कमरे में लॉक कर देती है। कमरे में येनिफर मिरर में देखकर यही सोचती है कि उसके फादर ने उसे सिर्फ 4 मार्क्स में बेच दिया, जो कि एक पिग से भी कम है। बट रियलिटी तो यही है कि येनिफर का फादर उससे छुटकारा पाना चाहता था। अब यहाँ आप समझ रहे होंगे कि एपिसोड का नाम 4 मार्क्स क्यों है। यही सब सोचते हुए येनिफर मिरर को तोड़ देती है और मिरर का एक टुकड़ा उठाकर अपने हाथ की नस को काट लेती है। नाउ सीन चेंज होकर सीरी की टाइमलाइन पर फोकस करता है, जहां ईयर 1263 है। एंड कीप इन माइंड कि अभी तक हम येनिफर की कहानी को देख रहे थे, जो 1206 की है। खैर, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सीरी अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गई थी, और अब उसे जंगल में भटकते हुए 3 दिन हो गए हैं। पर इवेंचुअली उसे वुड्स में एक डारा नाम का लड़का मिलता है, जो उसे सिंट्रा के एक रिफ्यूजी कैंप की तरफ ले जाता है, जहां बचे हुए सिंट्रा के लोग रह रहे थे। सीरी कैंप की तरफ चली जाती है, और हम देखते हैं कि डारा कैंप में नहीं जाता है। दिस इज बिकॉज हम एपिसोड में आगे देखेंगे कि डारा एक एल्फ है,
और सिंस ह्यूमंस और एल्व्स में लड़ाई चल रही है तो ह्यूमंस के बीच वो नहीं जाता है, पर उसने प्रिंसेस सीरी की मदद जरूर की, जिससे हमें उसका काइंड नेचर दिखाई देता है। यहाँ सीन चेंज होकर गैरल्ट की टाइमलाइन पर फोकस करता है, जहाँ ईयर 1240 है। जी हाँ, पिछले एपिसोड में हमने गैरल्ट को ईयर 1231 में देखा था और अब हम सीधा 9 साल बाद के गैरल्ट को देख रहे हैं। ऑल्सो कीप इन माइंड कि गैरल्ट की टाइमलाइन येनिफर और सीरी के टाइमलाइन के बीच है, जहाँ हमने येनिफर को 1206 में देखा, सीरी को 1263 में और अब गैरल्ट को 1240 में। सो आई होप आप इन टाइमलाइंस को समझ पा रहे होंगे। एनीवेज, सीन पोसाडा नाम के शहर पर फोकस करता है, जहां हम एक न्यू कैरेक्टर जैस्किर को देख पाते हैं, जो एक बार्ड यानी पोएट है। जैस्किर एक सिंगर है, आर्टिस्ट है और कविताएं लिखता है, जिन्हें सुना के वो पैसे कमाता है। हम यहाँ देखते हैं कि जैस्किर गाने सुना रहा था, पर वहाँ मौजूद लोग उसका गाना पसंद नहीं कर रहे थे। वो जैस्किर की तरफ ब्रेड फेंक कर मारते हैं और उसे शांत रहने को कहते हैं, पर जैस्किर यहाँ नोटिस करता है कि सभी ने उसे चुप रहने को कहा, पर कोने में बैठे गैरल्ट ने उसे कुछ भी नहीं कहा और गैरल्ट का ओपिनियन जानने के लिए वो उसके पास जाकर बैठ जाता है। इस पर गैरल्ट का कहना था कि जैस्किर जिन लोगों और क्रिएचर्स के बारे में गाना गा रहा था वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और इतने में ही जैस्किर गैरल्ट के वाइट हेयर्स को नोटिस करता है। वो उसकी 2 स्वॉर्ड्स को भी देखता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो एक विचर से बात कर रहा है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक विचर की पहचान उसके वाइट हेयर्स और 2 स्वॉर्ड्स से होती है। विचर्स के जनरली वाइट हेयर्स उनकी हार्ड ट्रेनिंग की वजह से होते हैं, और विचर्स 2 स्वॉर्ड्स क्यों रखते हैं ये मैंने आपको इसके फर्स्ट एपिसोड में ही बता दिया है, तो उस वीडियो को जरूर देखें। नाउ कमिंग बैक टू द एपिसोड, जब जैस्किर को पता चलता है कि वो गैरल्ट ऑफ रिविया से बात कर रहा है, तब एक्साइटमेंट में वो गैरल्ट का नाम तेज से बोलता है, जिससे वहाँ बैठे सभी लोगों को भी गैरल्ट के बारे में पता चल जाता है। और वहाँ बैठा एक आदमी उसे एक बाउंटी ऑफर करता है। वो कहता है कि एक डेविल है जो लोगों का अनाज चुरा रहा है, और वो गैरल्ट को कुछ पैसे देकर उस डेविल को मारने को कहता है। अब अगर आपने इसकी पहली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि विचर्स अपना गुजारा ऐसे ही करते हैं। वो पैसों के बदले डीमंस और मॉन्स्टर्स को मारते हैं, और इस काम के लिए उन्हें कोई बाउंटी यानी सुपारी दे सकता है, या शहर के बाहर पोस्टर्स भी लगाए जा सकते हैं, जिन्हें पढ़कर विचर्स उन मॉन्स्टर्स को मारकर पैसा कमाते हैं। नाउ गैरल्ट बाउंटी को एक्सेप्ट कर लेता है और वो उस डेविल को ढूंढने चला जाता है, जहां उसके साथ जैस्किर भी आता है। जैस्किर का कहना था कि ये बात सच है कि उसके गानों में मौजूद क्रिएचर्स असली नहीं हैं, और इसीलिए अब वो असली क्रिएचर्स के बारे में गाने लिखेगा। और इस काम के लिए विचर से अच्छा कोई नहीं, क्योंकि वो विचर के साथ उसके एडवेंचर्स पर जाना चाहता था, जिन्हें देखकर वो उनके बारे में लिख पाएगा। जैस्किर कहता है कि वो गैरल्ट के एडवेंचर्स पर गाने और कविताएं लिखेगा, जिससे गैरल्ट भी फेमस हो जाएगा और इंसानों के बीच उसकी इमेज भी अच्छी बन जाएगी। यहाँ जैस्किर गैरल्ट को बुचर ऑफ ब्लेविकन के नाम से बुलाता है, जिस पर गैरल्ट को गुस्सा आ जाता है और वो जैस्किर को घूंसा मारता है। यहाँ बुचर का अर्थ है कसाई, जिसकी वजह से गैरल्ट को गुस्सा आया, बिकॉज ये बात हम भी जानते हैं कि गैरल्ट कसाई नहीं है, उसके पास भी इमोशंस और फीलिंग्स हैं। एनीवेज, नेक्स्ट सीन सन 1206 में फोकस करता है, जहाँ येनिफर जिंदा थी। पता चलता है कि टिस्सेया ने उसे जादू से बचा लिया था, और टिस्सेया येनिफर को ग्रीन हाउस में बुलाती है, जहां पहुंचने पर येनिफर और भी कुछ लड़कियों को देखती है। इस रूम में टिस्सेया सभी का एक टेस्ट ले रही थी, और टिस्सेया का कहना था कि पूरी दुनिया में केओस यानी उथल पुथल है। वो बताती है कि अगर इसी केओस पर आपका कंट्रोल हो तो वो मैजिक बन जाता है। यहाँ येनिफर को पता चलता है कि जैसे उसने एक दिन जादू किया था और टिस्सेया डिवीज ने उसे ट्रेस कर लिया था, वैसे ही वहाँ मौजूद बाकी लड़कियों के साथ भी ऐसा हुआ था। उन्हें भी अपनी जादुई ताकत का अचानक से पता चला था, और उन्हें भी टिस्सेया ने ट्रेस किया था, और अब उन्हें वो एरीटूजा ले आई है सो दैट वो सभी को जादू सिखा सके। खैर, टिस्सेया सभी लड़कियों से वहां रखे पत्थर को बिना छुए उठाने को कहती है, जिसमें फ्रिंजेला नाम की लड़की सबसे पहले ये काम कर देती है। पर फ्रिंजेला का हाथ अजीब तरीके से सूख जाता है, मानो उसका हाथ बूढ़ा हो रहा हो। यहाँ टिस्सेया सभी से बताती है कि मैजिक में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है।
वो वहाँ रखे फूल को उठाकर पत्थर को हवा में उड़ाती है, पर अब की बार बदले में फूल मुरझा गया, जिससे पता चलता है कि सभी को अपने जादू को अच्छे से चैनल करने की ज़रूरत है। सभी लड़कियां अपने डेस्क पर रखे फूल को उठाकर अपने अपने रॉक्स को उड़ाने लगती हैं और सभी सफल हो जाती हैं, पर येनिफर अपनी रॉक को नहीं उड़ा पाती है, जिस पर टिस्सेया येनिफर से कहती है कि वो अभी कमज़ोर है क्योंकि उसने अपनी हाथ की नस काट ली थी, जिसकी वजह से वो पत्थर नहीं उड़ा पा रही है। येनिफर अपसेट होकर उसी जगह जाती है जहां वो गलती से टेलीपोर्ट होकर सबसे पहले आ गई थी, और यहाँ वो एस्ट्रिड से मिलती है जहां वो अपने आप को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करती है। वहीं ईयर 1263 में हम सीरी को देखते हैं जो रेफ्यूजी कैंप में थी। सीरी वहां खाना लेने जाती है जहां लाइन से सभी को खाना दिया जा रहा था, पर सीरी लाइन तोड़कर खाना लेने की कोशिश करती है, पर उस पर एक औरत चिल्लाती है। यहाँ सीरी नोटिस करती है कि सभी लोग उसकी नानी के बारे में बुरा भला बोल रहे थे, जिससे सीरी बहुत कंफ्यूज हो जाती है। दिस इज बिकॉज सीरी हमेशा से कासल में आराम से रही है और उसे असल दुनिया के बारे में नहीं पता है। वहाँ सीरी को एक लड़का मिलता है जिसने अपने गले में कानों का हार पहन रखा था। वो सीरी को बताता है कि वो कान एल्व्स के हैं जिन्हें उसने मारा है। खैर, वो सीरी को अपनी फैमिली के पास ले जाता है जहां उस लड़की की माँ सीरी से तो अच्छे से बात कर रही थी, पर क्वीन कैलांथे और किंग ईस्ट के बारे में बुरा भला बोल रही थी। ना वापस आते हैं सन 1240 में, जहां जैस्किर और गेराल्ट उस अनाज चुराने वाले डेविल को ढूंढ रहे थे। जैस्किर गेराल्ट से कहता है कि इस दुनिया में विचर्स की इमेज बहुत खराब है। अगर एक विचर अच्छा काम भी करता है तो उसे बुरा ही माना जाता है, जो कि सही भी है। जैस्किर का कहना था कि वो गेरल्ट के बारे में गाने लिखेगा जिससे सुन लोग विचर्स को अच्छा मानने लगेंगे। इन्हीं सब बातों में ये लोग डॉल ब्लथाना नाम की एक जगह पर पहुंचते हैं जिसका मतलब है वैली ऑफ फ्लावर्स। यहाँ जैस्किर गेराल्ट को बताता है कि इस जगह पर पहले एल्व्स रहा करते थे, पर बाद में उन्होंने इस जगह को छोड़ दिया और वो वापस पहाड़ों में चले गए जहाँ वो अपने सोने के महलों में रहते हैं। पर तभी इन पर एक सिल्वन अटैक कर देता है जिसका नाम टॉर्क था। अब यहाँ सिल्वन एक इंटेलिजेंट क्रिएचर है जो जंगलों में रहते हैं। इनकी शक्ल बकरी जैसी होती है और इनके सर में 2 सींग भी होते हैं, और इसी वजह से लोग इन्हें डेविल भी कहते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द एपिसोड, सिल्वन को देख गेरल्ट उसे नहीं मारता है बिकॉज गेरल्ट को पता है कि सिल्वन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वो तो सिर्फ झाड़ियों में रहने वाले शाकाहारी जीव हैं, और वैसे भी विचर्स किसी को तभी मारते हैं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। यहाँ गेरल्ट टॉर्क को रिस्ट्रेंट यानी कंट्रोल करने की कोशिश करता है बिकॉज टॉर्क ही वो डेविल है जो पुसाडा के वासियों का अनाज चुरा रहा था। दो ही इज़ नॉट डेविल बट ही लुक्स लाइक हिम। गेरल्ट टॉर्क को कंट्रोल कर ही रहा होता है, पर तभी उस पर कोई पीछे से हमला कर उसे बेहोश कर देता है। नाउ यहाँ सीन चेंज होकर 1206 पर फोकस करता है जहाँ टिस्सेया डिव्रीज सभी लड़कियों का दूसरा टेस्ट ले रही थी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट टेस्ट पत्थर को बिना छुए उठाना था, जिसमें येनिफर फेल हो गई थी। नाउ तो सेकंड टेस्ट ये है कि सभी लड़कियों को अपने सामने बैठी लड़की के माइंड को पढ़कर ये बताना है कि उसका सबसे बड़ा डर क्या है। यहाँ येनिफर इस टेस्ट में भी नाकामयाब हो रही थी और अपने आप को बचाने के लिए वो टिस्सेया से झूठ बोलती है कि उसके सामने वाली लड़की का डर स्नेक्स है। यहाँ टिस्सेया समझ जाती है कि येनिफर झूठ बोल रही है और इसके लिए वो उसे काफ़ी डांटती है। टिस्सेया येनिफर से कहती है कि उसे पत्थर को उड़ाने में 2 वीक्स का टाइम लग गया, वो पानी को मोड़ नहीं सकती, यहाँ तक वो छोटे से छोटे जादू को भी नहीं कर पाती है, और अब वो उससे झूठ बोल रही है। यहाँ टिस्सेया येनिफर का डर उसके सामने रखती है। वो बताती है कि येनिफर का सबसे बड़ा डर ये है कि अगर वो अच्छा भी दिखेगी तो भी उसे कोई प्यार नहीं करेगा। दिस इज समवट ट्रू बिकॉज येनिफर की फैमिली में उसे कोई प्यार नहीं करता था। नेक्स्ट सीन में येनिफर अपनी परेशानियां एस्ट्रिड से बताती है कि वो उस लड़की के माइंड को नहीं पढ़ पाई, जहां एस्ट्रिड कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। अब की बार येनिफर एस्ट्रिड का माइंड पढ़ने की कोशिश करती है और वो उसमें कामयाब हो जाती है। अब यहाँ येनिफर सफल इसीलिए हो गई बिकॉज वो एस्ट्रिड के आसपास काफ़ी कंफर्टेबल फील करती है। सीन चेंज होता है और हम सभी लड़कियों को टॉर लारा यानी टावर ऑफ द गर्ल नाम की जगह में देखते हैं, जहाँ जादू सबसे ताकतवर होता है। यहाँ उनका थर्ड टेस्ट हो रहा था, जहाँ टिस्सेया सभी से कड़कती बिजली को कांच की बोतल में ट्रैप करने को बोलती है।
अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि टॉर लारा में ऐसे ही कोई भी नहीं जा सकता है। वहाँ सिर्फ ब्रदरहुड ऑफ सॉर्सरर्स ही जा सकते हैं, जो कि जादूगरों की एक बहुत ही पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। कमिंग बैक टू द एपिसोड, इस टेस्ट में हिस्सा लेने वाली 3 लड़कियां नाकामयाब हो जाती हैं और अब बारी थी येनिफर की। येनिफर जब बिजली को कैद करने की कोशिश करती है तो वो बिजली उसके शरीर में लगती है, जिससे येनिफर दूर गिर जाती है। यहाँ येनिफर को गुस्सा आता है कि वो फिर से टेस्ट को पास नहीं कर पाई। और जब एक लड़की सक्सेसफुली बिजली को कैच कर लेती है, तब गुस्से में येनिफर अपने हाथों से बिजली निकाल टिस्सेया की तरफ फेंकती है, पर टिस्सेया इस हमले से बच जाती है। खैर, सभी लड़कियों के टावर से जाने के बाद टिस्सेया येनिफर से बात करती है, जहां वो येनिफर को समझाती है कि कुछ जादूगर अपने इमोशंस को इग्नोर कर लेती हैं, जिसकी वजह से वो जादू कर पाती हैं। पर कुछ हमारे जैसी होती हैं जिन्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में मुश्किल आती है। अब यहाँ सीन चेंज होकर गैरल्ट की टाइमलाइन पर फोकस करता है, जहां गैरल्ट अपने आप को जैस्किर से बंधा पाता है। पता चलता है कि जिस सिल्वन से वो लड़ रहा था वो उन्हें वहां ले आया था। यहाँ हमें पता चलता है कि वो माउंटेन्स में बनी गुफाओं में थे जहाँ एल्व्स रहते हैं। यहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि एल्व्स के बारे में जो हिस्ट्री है वो सब झूठ है। ये किसी पैलेस में नहीं रहते हैं, बल्कि अपना गुजारा भी बहुत मुश्किल से करते हैं। हम यहाँ एक फिलिवेंड्रल नाम के एक एल्व से मिलते हैं जो एल्व्स का राजा है, और टॉर्क भी उसी के लिए अनाज चुरा रहा था, बिकॉज एल्व्स के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। यहाँ फिलिवेंड्रल गैरल्ट से बताता है कि वो पहाड़ों में इंसानों से छुप कर रह रहे हैं, और उन्होंने खुद अपनी जगह नहीं छोड़ी, बल्कि इंसानों ने एल्व्स को मारना शुरू कर दिया, जिसे वो द ग्रेट क्लेंजिंग बोलते हैं, जिसकी वजह से बाकी के एल्व्स को मजबूरन केव्स में छुप कर रहना पड़ रहा है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इसकी फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि जब पृथ्वी पर मॉन्स्टर और डीमंस आए थे, तब एल्व्स ने उनसे लड़ाई की थी, क्योंकि एल्व्स को जादू आता था, और उस जादू को एल्व्स ने इंसानों को भी सिखा दिया। पर हम इंसान तो इंसान ही होते हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर एल्व्स की हत्याएं की, सो दैट वो ये कह सकें कि जादू हमेशा से इंसानों से आया, और तभी से इंसानों और एल्व्स में लड़ाई है। खैर, फिलिवेंड्रल कहता है कि उसे विचर और जैस्किर को मारना होगा, क्योंकि उनको एल्व्स की जगह के बारे में पता चल गया है, और वो इंसानों को ये बात बता सकते हैं। पर इससे पहले कि फिलिवेंड्रल गैरल्ट को मार पाता, टॉर्क फिलिवेंड्रल को ऐसा करने से रोक लेता है। टॉर्क का कहना था कि गैरल्ट चाहता तो उसे वहीं मार सकता था, पर गैरल्ट ने ऐसा नहीं करा, जिससे पता चलता है कि गैरल्ट इंसानों की तरफ नहीं है, बल्कि उसे तो खुद डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। यहाँ सीन चेंज होकर 1206 में येनिफर की टाइमलाइन पर फोकस करता है, जहां येनिफर इस्ट्रेड से मिलने जाती है, और वो उसे बताती है कि टिस्सेया को इस्ट्रेड और येनिफर के रिश्ते के बारे में पता चल गया है, और टिस्सेया अब येनिफर को उसके घर वापस भेज रही है। यहाँ इस्ट्रेड कहता है कि हम मिलने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे, जिस पर येनिफर कहती है कि क्या वो पोर्टल्स के बारे में बात कर रहा है। इस पर इस्ट्रेड बताता है कि उन्हें पोर्टल्स बनाने की इजाज़त नहीं है, बिकॉज पोर्टल्स में जो मैजिक लगता है वो बहुत पुराना है और बहुत ही पावरफुल है। यहाँ इस्ट्रेड येनिफर को एल्व्स की हिस्ट्री के बारे में बताता है, और उसका कहना था कि सबसे पहले मैजिक एल्व्स को ही आता था। उन्होंने वो मैजिक इंसानों को सिखाया, पर उल्टा इंसानों ने ही एल्व्स को मारना शुरू कर दिया, सो दैट वो ये प्रिटेंड कर सकें कि जादू हमेशा से इंसानों से आया है। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि जादूगर टिस्सेया डिव्रीस और स्ट्रेगोबोर भी इंसान ही हैं, पर सबसे पहले मैजिक उन्होंने नहीं बल्कि एल्व्स ने बनाया था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि एरिटोजा भी एल्व्स ने ही बनाया था, सो दैट बाकी के लोग भी जादू सीख सकें। कमिंग बैक टू द एपिसोड, येनिफर इस्ट्रेड से कहती है कि उसे भी पोर्टल्स बनाने सीखने हैं, जिस पर इस्ट्रेड येनिफर को फिनिवेट नाम का एक फूल देता है, जिसको यूज करके पोर्टल्स बनाए जा सकते थे। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि येनिफर उस फूल से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक पोर्टल बना लेती है, जिससे इस्ट्रेड बहुत सरप्राइज्ड हो गया था। यहाँ येनिफर बताती है कि वो हाफ एल्फ है, उसके असली फादर एक एल्फ थे, और यही कारण है कि उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक पोर्टल बना लिया, और हाफ एल्फ होने की वजह से ही येनिफर जादू करना जानती है।
खैर नेक्स्ट सीन में हम येनिफर को टिस्सेया के पास देख पाते हैं, जहां येनिफर टिस्सेया को वो फिनीवेट नाम वाला फूल दे देती है। और इन दोनों की बातों से ये पता चलता है कि एस्ट्रिड के पास येनिफर को टिस्सेया ने भेजा था। पता चलता है कि ये एक तरीके का टेस्ट था, जहां टिस्सेया चाहती थी कि येनिफर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर एस्ट्रिड से वो फूल निकलवा सके, और इस टेस्ट में येनिफर पास हो गई थी। मीनवाइल हम एस्ट्रिड को देखते हैं, जो स्ट्रेगोबोर के लिए काम कर रहा था। पता चलता है कि एस्ट्रिड येनिफर के बारे में कुछ जानकारियां निकाल रहा था, और वो उन्हीं सब चीज़ों को स्ट्रेगोबोर से बताता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि स्ट्रेगोबोर ने एस्ट्रिड को रखा था येनिफर पर नज़र रखने के लिए, और टिस्सेया ने येनिफर को रखा था एस्ट्रिड पर नज़र रखने के लिए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस एपिसोड में दिखाया हुआ स्ट्रेगोबोर यंग है, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में हमने स्ट्रेगोबोर को 1231 में देखा था, और अब 1206 में देख रहे हैं, यानी कि ये वाला स्ट्रेगोबोर थोड़ा सा यंग है। वेल, कमिंग बैक टू द एपिसोड, सीन फोकस करता है 1263 में, जहां पर रेफ्यूजी कैंप में निल्फगार्ड की सेना हमला कर देती है। वेल, सीरी वहां से किसी तरह बाहर निकलती है तो अपने सामने डारा को देखती है, जहां उसे डारा जंगल के रास्ते बाहर निकाल ले जाता है। ना वापस आते हैं येनिफर की टाइमलाइन में, जहां येनिफर बैठ के सोच रही थी कि शायद वो टेस्ट में पास नहीं हुई, क्योंकि हम देखते हैं कि टिस्सेया बाकी 3 लड़कियों को वहां से ले जाती है, पर येनिफर को वहीं छोड़ देती है। वेल, येनिफर उस फूल की मदद से एक पोर्टल बनाती है जो उसे एस्ट्रिड ने दिया था, और वो वहां पहुंच जाती है जहां पर बाकी सब लड़कियां टिस्सेया के साथ गई थी। वेल, येनिफर यहाँ देखती है कि टिस्सेया उन तीनों लड़कियों को ईल में बदल देती है, और वो इसे देखकर बहुत शॉक हो जाती है। वहीं टिस्सेया को पता था कि येनिफर उसे ये सब करते देख रही है, और वो उसे अपने सामने बुलाती है। वेल, टिस्सेया येनिफर से ये कहती है कि वो तीनों लड़कियां टेस्ट पास नहीं कर पाईं, जिसकी वजह से उन्हें ईल में बदल दिया गया। वो येनिफर से कहती है कि समटाइम्स एक फूल का मुरझा जाना ही बेहतर होता है। यहाँ इससे टिस्सेया का ये मतलब था कि भले ही वो लड़कियां टेस्ट पास नहीं कर पाई, पर उनको जादू आता था, और इसीलिए टिस्सेया ने उन्हें एज कॉन्जुएट्स यूज किया, यानी टिस्सेया ने उन लड़कियों को ईल्स में बदल दिया सो दैट उनका जादू एरिटूजा के काम आ सके। टिस्सेया येनिफर से उन ईल्स को पानी में डालने को बोलती है, और जैसे ही वो ईल्स को पानी में डालती है तो हम देखते हैं कि एरिटूजा की बिल्डिंग चमकने लगती है, बिकॉज उसमें मैजिक फ्लो होने लगता है। सो कंक्लूजन इज कि येनिफर इस टेस्ट में पास हो गई थी, और वो एक जादूगर बनने के लायक है। वेल, एपिसोड का लास्ट सीन गेरल्ट की टाइमलाइन पर फोकस करता है, जहां जैस्किर गेरल्ट के ऊपर एक गाना गा रहा था। उस गाने का मतलब था कि गेरल्ट ने एल्स को मार दिया, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था। इस गाने को सुनकर गेरल्ट हैरान होता है, बिकॉज जैस्किर ने बोला था कि वो ऐसे गाने नहीं गाएगा। यहाँ गेरल्ट जैस्किर से पूछता है कि वो ये गाना क्यों गा रहा है जो झूठ है, पर इस पर जैस्किर बोलता है कि रिस्पेक्ट से हिस्ट्री नहीं बनती है, वो ऐसा गाना लिखेगा जिससे लोग एंटरटेन हों। जिसके बाद वो अपना गाना कंटिन्यू गाता रहता है। एपिसोड 2 यहीं ख़त्म हो जाता है। तो आई होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो तब तक के लिए टेक केयर।